हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पर आसमान के कहर की। और इस कहर के कारण बिहार में अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये मामला सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही सामने आया है। तो क्या कह रही है हमारी न्यूज़? हमारी न्यूज़ का कहना है 80 डेड इन 72 आवर्स इन बिहार, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो देखिए भाई, बिहार के अंदर तूफान से और बिजली गिरने के कारण अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है, ऐसा न्यूज़ बता रही है। और आंकड़ा फिलहाल ये भी चल रहा है कि 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो ज़रूरी है कि हम लोग इस पूरे के पूरे विषय पर बात करें कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिहार में ये घटना कोई नई घटना नहीं है। दरअसल ये मामला हम लोग देखते हैं कि प्रतिवर्ष इस प्रकार से बिहार के मामले में सामने आता है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है और किस वजह से चीज़ें हो रही हैं, तो क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों, जो कि बता दिया गया है। बिहार में मौतों की स्थिति, मृत्यु का कारण और समाधान, इस सभी मामलों पे हम लोग चर्चा आज अच्छे से करने वाले हैं। देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि ऐसी स्थिति लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। 2020 में 83 मौतें हम लोगों ने देखी थी कि बिहार में बिजली गिरने के कारण हुई थी। ठीक है, बिजली गिरने और तूफान वगैरह के कारण हुई थी। 2021 में ये आंकड़ा 280 पहुंच गया था। 2022 में 329 मौतें हुई थी। 2023 में 275 मौतें हुई थी। 2024 में 54 मौतें हुई थी। और 2025 में अब तक का मामला यही है कि हम लोग 80 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। पर बिहार के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि हर वर्ष हम लोग ये सारे के सारी स्थिति देख रहे हैं और इस प्रकार सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, दरअसल उत्तर भारत में हम देखते हैं कि मार्च के बाद चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, अब मार्च के बाद जब चीज़ें बदलती हैं तो ये पता चलता है कि कुछ प्री मानसून आंधी आती है। और इस प्री मानसून आंधी को जनरली हम लोग काल बैशाखी या फिर नॉर्वेस्टर के रूप में जानते हैं। अब उत्तर भारत में जिस समय ये हवा चलती है तो इस हवा के आने का मतलब, यानी कि इस आंधी के चलने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें प्री मानसून है अभी और मानसून का आगमन होने वाला है। तो शाम के समय हवाएं चलना, बाकी सभी स्थितियां होना, तो मौसम अच्छा भी कर देता है, चीज़ें काफ़ी ठीक भी रहती है। लेकिन जब ये चलने वाली हवाएं बहुत ज़्यादा भयंकर अवस्था में होती हैं, बिजली कड़कती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बारिश होने लग जाती है, तो इस दौरान लोगों को आंधी, बारिश, पानी से, इन सभी चीज़ों से, बिजली गिरने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वही हम लोग देख रहे हैं कि हमारे फिलहाल यहाँ न्यूज़ में भी आया है, क्योंकि 80 से ज़्यादा लोगों की मौत इतना ज़्यादा जल्दी हो गई है कि इस मामले में कोई भी प्रिपरेशन थी नहीं, चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लगातार घटना बनी हुई है। ठीक है, एक जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि भाई उत्तर भारत में एक खास प्रकार की पवन का चलना, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो भयंकर रूप में आंधी के रूप में चलती है, बिजली गिरती है और उसके बाद सारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर मौतों का मामला सामने है, उन मौतों के मामले में दरअसल कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है मतलब सीधी तरह से किसी के सर पर या किसी के ऊपर बिजली गिरी हो तो ही सब मामला आए हो, लेकिन दरअसल आंधी का चलना, बारिश का आना, इस दौरान क्या होता है कि बिजली तो गिरती है जिससे लोगों की मौत होती है, लेकिन इसके अलावा जब तेज आंधियां चलती है तो इस दौरान दीवारों का गिर जाना, खंभों का गिरना, पेड़ों का गिरना, इन सारी घटनाओं से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। और अब तक जो आंकड़ा दर्ज किया गया है बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा मौतें नालंदा में हुई है और नालंदा के अंदर 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच। अब इसी दौरान सारा का सारा मामला ये भी देखते हैं कि मौसम विभाग इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, चीज़ों को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। और मौसम विभाग का तो ये मानना है कि देखिए जी, बिहार में जिस प्रकार से सभी चीज़ें हो रही हैं, इन सभी चीज़ों के पीछे जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये है कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इस वजह से हम लोग ये देख रहे हैं कि तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान का बढ़ता स्तर ये हमारी इन प्री मानसून हवाओं को लगातार खूंखार बना रहा है, भयानक बना रहा है। इनकी आवृत्ति बदलती जा रही है और इनकी बदलती आवृत्ति की वजह से ही हमें इस प्रकार बड़ी संख्या में मौतें देखने को मिल रही है। हालांकि मौसमी घटनाएं जो हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन इन पूरी मौतों के लिए स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं। स्थानीय लोग दरअसल इस वजह से जिम्मेदार हैं कि मौसम विभाग का यहाँ पर यह कहना है, मौसम अधिकारियों का ये कहना है कि देखिए, जब ये सारे के सारे घटनाक्रम होते हैं तो इस दौरान हम लोग लगातार अलर्ट भेजते हैं, हम लोगों को मैसेज के थ्रू अलर्ट करते हैं, हम लगातार चीज़ों को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि मौसम भयंकर होने वाला है, चीज़ें गड़बड़ाएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग एहतियात रखें, घर के अंदर रहें, खुद को सेफ रखें। लेकिन लोग नहीं मानते और हमारे द्वारा दी गई चेतावनियों को भी इग्नोर कर देते हैं। जागरूकता में उनकी कमी रहती है और ये भी एक रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन जाता है इस पूरे के पूरे मामले को और गंभीर बनाने के लिए। इसके अलावा जिस प्रकार से हम लोग लगातार तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्नति करें, तो इसी वजह से बढ़ता शहरीकरण और पेड़ों का काटा जाना भी इस मामले के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से भी मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकार के पास इस स्थिति के लिए कोई अपनी नीति नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई जब सरकार को पता है कि हर वर्ष ऐसी घटनाएं होती है तो राज्य सरकार को इसके लिए एक नीति बना लेनी चाहिए। तो राज्य सरकार के पास कोई पर्टिकुलर नीति भी नहीं है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये सभी चीजें और ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। तो कई सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। हालांकि बिहार में इस दौरान यानी कि जो अभी फिलहाल महीने चल रहा है, इस महीने के दौरान ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये भी हवाएं चलेंगी और ये अभी 2-3 महीने तक ऐसी स्थिति वहां बनी रहेगी। तो जरूरी है कि लोग एहतियात भी बरतें, क्योंकि मौसम है, जलवायु है, वो अपनी चीज़ों को तो दिखाएगी, लेकिन हम खुद को सेफ रख सकते हैं कुछ खास प्रिकॉशंस को बरत करके। तो कहा जाता है कि अगर आप उन सावधानियों को पूरा कर लेते हैं, सावधानी के साथ रहते हैं, तो मौत के आंकड़े को हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे के पूरे क्षेत्र को लेकर के 3 मौसम अधिकारियों ने एक स्टडी की और स्टडी करने के बाद उन्होंने स्थानीय एवं लौकिक पैटर्न की जाँच की और स्थानीय और लौकिक पैटर्न की जाँच करने के बाद उन्होंने ये बताया कि देखिए, दरअसल बिहार में ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, इन घटनाओं के लिए एक और चीज़ जिम्मेदार है, वो है राज्य के पूर्वी परिधि से नमी का प्रवाह। दरअसल क्या होता है कि जब हवाएं आती हैं तो ये हवाएं आती हैं पूर्व की ओर से, तो इस दौरान जब ये आती हैं तो आते समय पूर्वी क्षेत्र से ये नमी को उठा करके लेकर के आती हैं और जब ये नमी को उठा के लाती हैं तो ये बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इसको छोड़ती हैं और छोड़ने के दौरान ही यहाँ पर आंधियां चलती हैं और साथ साथ बिजली गिरने की घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में देखी जाती है। हालांकि जब स्टडी की गई, इस पूरे मामले को लेकर के जांच हुई, तो जांच के बाद ये बताया गया कि बिहार के अंदर दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के मामले में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जोखिम भी होता है। जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नालंदा वाला जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं और नालंदा वाले क्षेत्र में अकेले 23 मौतें को दर्ज किया गया। तो देखिए, दरअसल जिन 4 अलग अलग क्षेत्रों की पहचान की गई है, वो क्षेत्र बिहार में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र। अब दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कुछ खास जिले ऐसे हैं जो इस मामले में बहुत अधिक संवेदनशील हैं और इस मामले में जिन जिलों का नाम आता है वो है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ठीक है, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये खास जिले ऐसे हैं जो इस मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं और ये पहली बेल्ट है इस मामले की जो अधिक गंभीर है, जोखिमों के तहत मानी जा रही है। दूसरी स्थिति है दक्षिणी मध्य बेल्ट की, और दक्षिणी मध्य बेल्ट की जो स्थिति है उसमें भी कई नाम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर पटना का नाम शामिल है, नालंदा का नाम शामिल है, ये इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख है। ठीक है, तो पटना, नालंदा के अलावा हम देखते हैं कि नवादा को भी इसी वाली बेल्ट में शामिल किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो दक्षिणी मध्य बेल्ट का हिस्सा हैं और इस पूरे मामले के तहत गंभीर माना जा रहा है, इनको जोखिमों के तहत माना जा रहा है। इसके साथ जो तीसरी बेल्ट यहाँ पर चुनी गई है, मतलब इसको माना गया है कि संवेदनशील है, वो है पूर्वी बिहार की बेल्ट। और इस पूर्वी बिहार की बेल्ट में जो जो जिले शामिल हैं उसमें हम देखते हैं कि किशनगंज का नाम है, अररिया का नाम है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा बांका भी इसमें शामिल है। तो ये सारे के सारे जिले ऐसे हैं जो इस मामले में संवेदनशील हैं और इन जिलों में भी इसका कहर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा उत्तर में भी थोड़ी स्थिति गंभीर है, क्योंकि उत्तर में जो चंपारण वाला क्षेत्र है, चंपारण के अलावा गोपालगंज और वहीं हम लोग देखते हैं शिवहर, तो ये सारे के सारे जगह इस मामले में अधिक संवेदनशील मानी जा रही है। तो ये अलग अलग 4 बेल्टें यहाँ पर फिलहाल मानी जा रही हैं जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अधिक संवेदनशील है और यहाँ पर व्यापक प्रभाव पड़ता है इस दौरान काल वैशाखी का या फिर नॉर्वेस्टर के चलने का। ठीक है, तो ये सारी स्थिति रहती है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने मुआवजे यानी कि आर्थिक सहायता की अनाउंसमेंट भी कर दी और जिन लोगों की मृत्यु उस घटनाक्रम में हो रही है उन लोगों के लिए बिहार सरकार का कहना है कि हम लोग 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने बता तो दिया, बट फिर भी जान की हानि इस प्रकार से होना, लोगों की जानें लगातार जाना अपने आप में चिंता का विषय है और इस पर नियंत्रण स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्थिति फिलहाल बिहार में चल रही है जो मैंने आप लोग को क्लियर की है और मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पहले भी यूपीएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, तो आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। काल वैशाखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चाय, पटसन व चावल के लिए अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छिड़ा कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, या है बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है, और ये सभी को बताना है। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं, बट हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे। इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी चाहिए थी वो सारी बातें अच्छे से हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।